हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में पेज नंबर 57 पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर ये वीडियो आपको अभी भी यूट्यूब पे न्यू मिला है, आप इस चैनल पे न्यू हैं, आपने गलती से क्लिक कर दिया यहाँ तक पहुँच गए, तो मैं आपको बता दूं इस चैनल पे बच्चों क्लास 10th का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में मिल जाएगा। मतलब जब हमने चैप्टर को पढ़ाया तो बीच बीच में हमने टॉपिक वाइज एनसीईआरटी को भी सॉल्व कराया, बट अब हम एनसीईआरटी की अलग से भी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, बिकॉज बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी की अलग से प्लेलिस्ट बना दो सर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है बच्चों जो शायद आप लोग मिस कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मिस नहीं करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइजेज जरूर सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है, सीबीएसई ने प्रैक्टिस के लिए एक बुक लगा रखी है जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं हम, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन आपको हर एक चैप्टर के यहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे ये सारे वीडियोस? कमेंट सेक्शन में बच्चों पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। पिन कमेंट पे रीड मोड पर क्लिक करिए, हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है वीडियोस देखने में, आपको लिंक नहीं मिल रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर 7503644171 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, कह रहा है कि यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड जूस। ओके बच्चों, देखिए आपने देखा होगा आपके घरों में जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, अभी भी आप देखते होंगे कि कॉपर का अगर बर्तन है बच्चों, जिसकी कॉपर के बर्तन का कलर जब न्यू खरीद के लाते हो तो कैसा होता है? रेड ब्राउन। आपने देखा होगा उसको लेमन जूस से, यानी कि नींबू के रस से, या जो इमली होती है, ठीक है ना, इमली के जूस से उसको पूछा जाता है तो वापस वो चमक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन हमको करना है। एक्सप्लेन वाई दीज सार सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। अब उसने आपको हिंट भी दे दिया है, कह रहा है एक्सप्लेन वाई दीज सार सब्सटेंसेस। ठीक है, हमको पता है ना इमली भी खट्टी होती है, नींबू भी खट्टा होता है, तो कह रहा है इन खट्टे सब्सटेंसेस का यूज इस कॉपर के बर्तन को साफ करने में क्यों किया जाता है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, जैसे उसने आपको बोल दिया क्या, सार सब्सटेंसेस, यानी कि आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि सार सब्सटेंसेस में क्या होता होगा, बताइए, एसिड होता होगा। ठीक है ना, अब एसिड का यूज बताओ बच्चों कहाँ करोगे? एसिड का यूज कहाँ करोगे बताओ? एसिड का यूज बेस को हटाने में करोगे, खुद दिमाग लगाओ। एसिड का यूज बेस को हटाने में करोगे, सही है ना, एसिड का यूज बेस को हटाने में करोगे। बेस को एसिड क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा, क्योंकि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और बेस जो भी आपका वो उस एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा। आप कह सकते हो उस तरीके से, सॉल्ट और वाटर बनेगा तो उसकी अलग बात है। जैसे मान लो मेरे मोबाइल पे बेस की लेयर आ गई, ठीक है, किसी बेसिक मटेरियल की लेयर आ गई, तो इस बेस को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं नींबू लूँगा, ठीक है ना, लेमन, और ऐसा इस पर घिस दूंगा। इससे क्या होगा, जो भी बेसिक लेयर है इस पे, बेसिक लेयर जो भी है इस पे बेसिक सब्सटेंस की, वो नींबू के रस में डिसॉल्व हो जाएगी, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन कर ली तो बेसिक लेयर मेरे मोबाइल से हट जाएगी। बात समझ में आई? तो ये चीज़ होती है। अब खुद दिमाग लगाइए बच्चों, ये जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर क्या करता होगा बताओ? कॉपर का जब आप बर्तन खरीद के लाए हो, ठीक है, कॉपर का वेसल खरीद के लाए हो, तो कॉपर के बर्तन के ऊपर जरूर कोई बेसिक लेयर आ जाता होगा। अब कॉपर का बेसिक लेयर कौन सा हो सकता है बताइए? कॉपर का बेसिक लेयर हो सकता है कॉपर कार्बोनेट का। कॉपर ऑक्साइड का बच्चों नहीं हो सकता है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कॉपर ऑक्साइड का लेयर हो जाएगा। देखो, हमको पता है कि मेटल के ऑक्साइड, ध्यान से सुन लीजिए, हमको पता है क्या कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे, मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे या मेटल के जो कार्बोनेट्स होंगे, मेटल के ऑक्साइड, मेटल के कार्बोनेट्स या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जो कॉपर का बर्तन है उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती होगी। नहीं, कॉपर ऑक्साइड वाली रिएक्शन तो आप लोगों ने पढ़ी है, याद है? कॉपर को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते थे, याद है ना, उसको हीट करना पड़ता था, तो कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर का आपको सब्सटेंस वहां पे दिखाई पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ हीटिंग वीटिंग तो हो नहीं रही है, ठीक है ना। हाँ, वो अलग बात है, जब आप खाना बनाते हो तो हीटिंग होती हुई, बट प्योर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं मिल रही है कॉपर को, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा लिमिटेड है एटमॉस्फेयर में। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कॉपर हमारा मेटल है और कॉपर के ऊपर बच्चों कार्बोनेट की लेयर आ जाती है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है, ठीक है ना। कॉपर कार्बोनेट मतलब जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मॉइस्चर भी अवेलेबल है, तो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉपर रिएक्शन करता है और कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट का लेयर बना लेता है। तो कॉपर के बर्तन के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाएगी, बस सिंपल है। ठीक, अब आपको यहाँ केमिकल रिएक्शन वगैरह पूछी नहीं गई तो वो आपको लिखना नहीं है। अब कॉपर कार्बोनेट का जो लेयर होगा, कॉपर क्या है, मेटल,
तो मेटल का जो कार्बोनेट होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। तो कॉपर का जो बर्तन है जो कि पहले रेड ब्राउन कलर का शाइन कर रहा था, चमक रहा था, ठीक है, अब वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रीन, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए, कॉपर कार्बोनेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्तन आपको ग्रीनिश कलर का दिखाई पड़ने लगेगा। क्यों ग्रीनिश कलर का दिखाई पड़ने लगेगा, ये आपका बर्तन है, बर्तन के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ गई। अब इस कॉपर कार्बोनेट को आपको हटाना है। मैंने आपको बताया कॉपर कार्बोनेट का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, मतलब ये एक बेसिक लेयर आ गई ऊपर। तो इस बेसिक लेयर को हटाने के लिए एसिड ले आओ कोई, और एसिड से इसको क्या कर दो, एसिड से इसको ऐसा सा रब कर दो, तो एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाएगी। इस तरीके से कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर है वो बेसिक नेचर की है, एसिड में डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फिर से वापस से बर्तन आपका चमकने लगेगा क्योंकि ऊपर से ग्रीन लेयर कॉपर कार्बोनेट की हट जाएगी। बस अब आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा बच्चों समझाना नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ये एक आंसर लिखा हुआ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपकी बुक्स में भी होगा। कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, एंड अ रिजल्ट कॉपर वेसल loses its shiny brown surface forming a green layer of carbonate of कार्बन नहीं होना चाहिए, ऑफ कॉपर कार्बोनेट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एयर में उससे रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, जो कि कॉपर के वेसल के सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। इस तरीके से कॉपर का जो शाइनी ब्राउन कलर का सरफेस था वो नहीं दिखता, अब हमें ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट दिखती है, ठीक है। द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन और टैमरिंड न्यूट्रलाइजेस द बेसिस कॉपर कार्बोनेट, ओके। तो आपको पता है कि लेमन में देखो, ये अगर आपको एसिड का नाम याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेमन हो या टैमरिंड जूस हो, इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इस बेसिक नेचर वाले कॉपर कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड डिसॉल्व द लेयर, और वो जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर है उसको डिसॉल्व कर लेगा। जो भी एसिड का जूस आपने लगाया, वो एसिडिक जूस जो भी लगाया आपने, ठीक है ना। दैट इज वाई टार्निश्ड कॉपर वेसल आर क्लीन विद, टार्निश मतलब बच्चों समझते हो ना, टार्निश जब किसी सरफेस में से चमक चली जाती है तो हम टार्निश शब्द का यूज करते हैं, है ना, धुंधला पड़ गया है, वो खराब हो गया है, ठीक है। दैट इज वाई टार्निश कॉपर वेसल, मतलब जो कॉपर वेसल आपको टार्निश यानी कि चमकते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं, दैट आर क्लीन विद द लेमन और टैमरिंड जूस टू गिव द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल इट्स कैरेक्टरिस्टिक लश्यर, ठीक है। वापस से उसकी कैरेक्टरिस्टिक लश्यर मतलब चमक लाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो बहुत ही ईजी बच्चों आप लोग कर सकते हैं, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम में आप लोग एक गलती कर देते हैं, वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, और बच्चे क्या लिख के आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सुनिए, आपको यहाँ पर वो सब नहीं लिखना है कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, इनके हम लंबे लंबे तार बना सकते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, ये सब नहीं लिखना है। मेटल लस्चरस होते हैं, नॉन मेटल नॉन लस्चरस होते हैं, ये सब नहीं लिखना है। ये तो फिजिकल आपकी, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिफरेंस हो जाएगा ना, जो कि हमने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा था। हमें 10th क्लास में अगर क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ही आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वाला आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। देखिए 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अगर, तो ठीक है। तो इसमें बच्चों 5 या 6 पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं, है ना, तो हमारी बात बन जाएगी। आइए देखते हैं हमें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखिए जरा, पॉइंट 1 लिखना है, मेटल्स फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड दीज हैव आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि भाई मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मेटल के जो ऑक्साइड मिलेंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल भी दिखा दीजिए बच्चों इनको, जैसे आप यहाँ पर रिएक्शन जरूर लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे सोडियम है बच्चों, ठीक है, तो सोडियम आपने लिया, ऑक्सीजन के साथ अगर सोडियम की रिएक्शन होगी तो आपको बनेगा यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये सॉलिड के फॉर्म में बनेगा आपका सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ये सोडियम सॉलिड लिया, ऑक्सीजन आपने गैस के फॉर्म में लिया, इनकी रिएक्शन कराई, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, ध्यान से चेक करो। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na+1 होता है और ऑक्साइड आयन होता है O2-, 1 इधर जाएगा 2 इधर, तो Na के नीचे 2 आएगा, O के नीचे 1, तो Na2O। अगर बैलेंस करना हो बच्चों तो बैलेंस कर लीजिए, ध्यान से चेक करिए, 2 सोडियम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 2, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4 सोडियम हो गए, तो यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से जरा चेक करो, ये जो मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड जिसका नाम है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक इन नेचर है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और किया है, देखिए आयंस की हेल्प से बच्चों यहाँ पर जो भी बॉन्डिंग होगी सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन के बीच में, ठीक है, वहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी आयनिक बॉन्डिंग होगी। क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हो ना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन
मेटल देता है और नॉन मेटल गेन करता है तो कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो बहुत ईजी है, यहाँ पे जरा ध्यान से चेक करिए। नॉन मेटल में आप लिखोगे कि नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है ना। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है ना, एसिडिक इन नेचर होते हैं। दीज हैव कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए जरा, कार्बन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे, ध्यान से चेक करो, कार्बन को आपने रिएक्शन कराया किससे? ऑक्सीजन से। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है ना, सबको पता है। सोडियम क्या है? मेटल है। तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक। नॉन मेटल है यहाँ हमारे पास कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए, सबको पता है क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आपकी बन गई, जी लिख दिया, जी मतलब गैस, ऑक्सीजन गैस के साथ कराया था और कार्बन क्या है यहाँ सॉलिड फॉर्म में हमने लिया, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना बच्चों, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, उसका नेचर कैसा है? बेसिक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड होंगे वो कैसे बॉन्ड होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनाना हमने कहाँ सीखा हुआ है? इसी चैप्टर में क्लास में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है किसके किसके बीच में? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? शेयरिंग होगी। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ इस तरीके की स्थिति होती है बच्चों, ध्यान से चेक करो, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, तो 1 2 3 4। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रहा आपका दूसरा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो 6 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे सामने रखे और इसमें से देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स में से हमने यहाँ 2 सामने रखे। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो देखो 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन के हैं, 5 6 7 8 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन से शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन से शेयर करेगा। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, ये देखिए ऑक्सीजन का कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ऑक्सीजन को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 तो इसके खुद के सामने से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या करी? शेयरिंग। तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड बन के आएगा दैट विल व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर से रिएक्ट करा दो कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों अगर आप वाटर से रिएक्ट करा दो तो आपको क्या मिलता है? कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ध्यान से चेक करो, तो ऐसे हमें पता चलता है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा है? एसिडिक। ये देखिए एक एसिड बन गया, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये सोडियम ऑक्साइड, सोडियम Na2O को अगर हम सोचें कि वाटर के साथ अगर इसको मिक्स किया जाए तो आपको कहीं ना कहीं क्या मिलने की संभावना है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि मेटल का जो ऑक्साइड है वो किस नेचर का है? बेसिक इन नेचर, ठीक है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या है? एसिडिक इन नेचर। बात समझ आ गई नहीं आगे, ठीक है। बहरहाल आपको एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं लिखना, आपको एक एक रिएक्शन लिख के बस दिखा देनी है। और बॉन्ड्स कैसे होंगे? यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो आपको ये भी लिखना है कि दीज हैव कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिफरेंस। अब सेकंड डिफरेंस में आइए, में देखिए मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। सम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम विद हॉट वाटर एंड सम विद स्टीम। तो पहले तो ये आप समझो कि मेटल्स वाटर से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और जब वाटर से रिएक्ट करेंगे मेटल, तो आपको कहीं ना कहीं मेटल के ऑक्साइड देखने को मिलेंगे, मेटल के हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिलीज होती है। और नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अब ये बताओ कि वाटर भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, कि आप कोल्ड वाटर भी ले सकते हो, आप हॉट वाटर भी ले सकते हो, आप स्टीम भी ले सकते हो, ठीक है ना। कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम ले सकते हो आप, ठीक है। अब एक बात बताइए, कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट करेगा? जो इजीली रिएक्ट कर जाए। कौन इजीली रिएक्ट करेगा? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स आपको ऊपर देखने को मिलेंगे वो इजीली रिएक्ट करेंगे। जैसे कि बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है ना, फिर कहीं ना कहीं आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये मैं आपको कुछ मेटल्स मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में दिखा रहा हूं, जिसके यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल लूंगा। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये नीचे वाले जो मेटल्स होंगे, ठीक है ना, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये तीनों तो आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे। मेटल से ना, ये आपके कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाएंगे। कोल्ड वाटर का मतलब इनको ज़्यादा, इनकी रिएक्शन वाटर के साथ कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, हाई टेम्परेचर नहीं देना, वो आपको ठंडे पानी से ही हो जाएगा। इनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही रिएक्टिव है, ठीक है। मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। और एल्युमिनियम जो होगा वो आपका स्टीम वाटर से रिएक्ट करेगा। ये सब हम लोगों ने, स्टीम वाटर का मतलब है वाटर स्टीम के फॉर्म में होना चाहिए, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टीम से रिएक्ट करेगा, ठीक है। वाटर का स्टीम आपको डालना पड़ेगा एल्युमिनियम के ऊपर, तब रिएक्शन होगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो इन सभी मेटल्स में से लीस्ट रिएक्टिव है। तो यही रीजन हमने लिखा है कि कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल्स स्टीम से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया बच्चों यहाँ सोडियम का, तो सोडियम जो मेटल है वो आपका रिएक्शन करेगा किससे? वाटर से। और ये वाटर कैसा है? कोल्ड वाटर है, वहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और साथ में क्या मिलेगा आपको? साथ में मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस। अगर आपको बैलेंस करना हो बच्चों तो आप लोग बैलेंस कर सकते हो। ध्यान से चेक कर लो, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, ठीक है ना।
2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया, ठीक है। 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, यहाँ से हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4, तो यहाँ पे आपने 2 पहले लगा दिया, 2 2 4, तो बैलेंस तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। सोडियम के आगे भी हमने 2 लगा दिया, तो ये एक रिएक्शन है। और यहाँ पर ये वाटर कैसा है, कोल्ड वाटर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसी तरीके से सोडियम और कैल्शियम, इसी तरीके से पोटेशियम और कैल्शियम की भी रिएक्शन होगी, जब कैल्शियम की रिएक्शन होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो सब क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। मैग्नीशियम को अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप कराओगे तो यहाँ पे आपने वाटर कैसा लिया था बताओ, कोल्ड। अब आपको वाटर कैसा लेना पड़ेगा, H2O। यहाँ पे बच्चों आपको हॉट वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, मैग्नीशियम पे होता है 2+ और हाइड्रोक्साइड होता है OH-1, 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH होल ट्वाइस, और साथ में निकलेगी क्या, हाइड्रोजन गैस, करेक्ट। अगर आपको बैलेंस करना हो तो आप लोग बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों को 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 4, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है ना। एक रिएक्शन आप लोग यहाँ पे और दिखा सकते हैं, वो है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम में खास बात ये है बच्चों, हमने आपको क्या बताया, देखिए मेटल्स या तो आपको ऑक्साइड देंगे या तो हाइड्रोक्साइड देंगे। तो अभी तक आप क्या देख रहे हो, मेटल्स के आपको हाइड्रोक्साइड मिल रहे हैं। चेक करो, जब सोडियम की कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, मैग्नीशियम की हॉट वाटर से कराई तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। लेकिन जब आप एल्युमिनियम की रिएक्शन कराएंगे किससे, एल्युमिनियम की रिएक्शन कराएंगे जब आप वाटर से, तो बच्चों कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर स्टीम डालना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टीम में बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, आपको पता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर क्या होता है, मतलब ये कुछ अच्छा नहीं बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेचर तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, बट उसमें लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है, उसमें हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम क्योंकि आपका लेस रिएक्टिव है तो ठंडे या गर्म पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, इसको स्टीम की जरूरत है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, तब रिएक्शन यहाँ पर होगी। क्लास में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो एल्युमिनियम ने बच्चों यहाँ पर रिएक्ट किया, H2O, वाटर ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन वाटर के नीचे हम लोग यहाँ पर स्टीम लिख देंगे। वाटर यहाँ पर, वाटर का हमने स्टीम बना लिया, उसको बॉईल कर लिया है, स्टीम जो निकलता है स्टीम से रिएक्शन कराते हैं। स्टीम का लेटेंट हीट यानी कि उसमें हीट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हीट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे एल्युमिनियम यहाँ पे इजीली रिएक्ट कर जाएगा। और यहाँ पर बच्चों देखने को मिलेगा आपको एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ध्यान दें, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं देखने को मिलेगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड देखने को मिलेगा। और एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो Al पे होता है बच्चों 3+ और O पे होता है 2-, 3 इधर जाएगा 2 इधर आएगा, तो Al2O3 आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। और साथ में यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब इसको अगर आपको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लीजिए फटाफट। यही बात हमने यहाँ लिखी थी बच्चों की, मेटल्स कभी कभी आपको क्या देते हैं, मेटल के ऑक्साइड भी देते हैं। ध्यान से चेक करो, ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिला है, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड नहीं मिला है यहाँ पर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब इसको बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम कितने हैं 2, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने बच्चों यहाँ पर 3 है, ठीक है। 3 ऑक्सीजन है, तो एक काम करो ना सबसे पहले कि चलो देखते हैं क्या होता है। 3 ऑक्सीजन है तो हमने मान लो यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 2 6 हाइड्रोजन हो गए, तो मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ पर हमको 3 लगाना पड़ेगा, 3 2 6 हाइड्रोजन, ठीक है। बैलेंस है, चेक कर लो, मेरे ख्याल से तो बैलेंस है। 3 2 6 हाइड्रोजन लेफ्ट में, 6 हाइड्रोजन राइट में, 3 ऑक्सीजन राइट में, 3 ऑक्सीजन लेफ्ट में, बिल्कुल सही है, ठीक है, बैलेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिला। तो हम बस आपको ये दिखाना चाहते थे मेटल्स वाटर से किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। कभी कभी तो आपको क्या मिलता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलता है, और कभी कभी आपको मेटल का ऑक्साइड मिलता है, और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ जगह नहीं थी, ये यहीं पे आएगा, नीचे ही आएगा मेटल के साइड में। और नॉन मेटल्स में क्या लिखना है, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ओके। मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। ये बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 2 पॉइंट हमने देख लिया, अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट डिफरेंस देखने से पहले, ये थर्ड वाला देखने से पहले फोर्थ वाला देखिए आप, ठीक है। मेटल्स में आपको लिखना है दे एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब सुनो बच्चों, एक बात बताऊं, सुनो, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। देखो, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, याद रखिएगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बच्चों, मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप सोडियम को देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1 होता है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। चेक करो, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये नोबेल गैसेस जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हमने तो पढ़ा है ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है। हाँ भाई, होता है, लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है, आप अपनी नॉलेज के लिए सुन लीजिए, मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लूज करेगा, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया है। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है सोडियम, तो ध्यान से चेक करो, ये सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो हम क्या लिखेंगे Na माइनस, ये सोडियम का क्या है, एटम है, -1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, तो क्या बना देगा बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, तो सोडियम पे +1 आ जाएगा चार्ज। अब ये क्या हुआ, देखिए ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो सोडियम का क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। लेकिन सुनो बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया है तो किसी ने तो लिया होगा, और जिसने लिया होगा वो रिड्यूस हो गया होगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है वहाँ पर। जैसे कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे हमने नॉन मेटल में क्या लिखा है कि दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब इसका क्या मतलब है समझो रहा, पहले आप ये समझो कि एक नॉन मेटल लो, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक नॉन मेटल लो बच्चों, क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 ये गेन करना चाहता है, सही है ना। तो देखो क्लोरीन का एटम जो होगा वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा, और ये देखिए ये क्या बन गया आपका, यहाँ पर आपका क्लोराइड आयन तैयार हो गया, Cl-, क्योंकि अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आ जाता है तो हम 1- लगाते हैं, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो 2- लगाते हैं, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। अब देखिए क्लोराइड आयन बन गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया किसने, क्लोरीन एटम ने, क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन का प्रोसेस हुआ, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। सुन लो, अब सुनो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चों, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ध्यान से सुनो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो अपना ऑक्सीडेशन करता है ना, वो सामने वाले को रिड्यूस कराता है। ध्यान से चेक करो, इसने जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसको रिड्यूस करवा कौन रहा है, इसका रिडक्शन कौन करवा रहा है बताइए, इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है बताइए, सोडियम ही तो दे रहा है, ऐसे सोच लो आप, ठीक है। इसलिए सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन सोडियम इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि किसी को रिड्यूस कराने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। बात समझ में? इसलिए सोडियम यहाँ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और सोडियम मेटल है तो हमने क्या लिख दिया कि दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज दे कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? मेटल्स इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर देते हैं, जिससे कि खुद का तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, तो सामने वाला बेचारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जो भी होगा सामने वाला नॉन मेटल रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हमने बोला कि ये लोग क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, कि किसी को रिड्यूस कराने वाले। तो मेटल्स किसी को कैसे रिड्यूस कराएंगे, तो जवाब है अपना इलेक्ट्रॉन देकर। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए यहाँ पर खुद तो ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं मेटल्स, लेकिन दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने क्या लिखा है, दे एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब अगर हम अदर वे राउंड थोड़ा सा सोचें तो हम ये सोचेंगे यहाँ क्लोरीन का तो रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब कैसे हो रहा होगा सोचो, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, भैया अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो किसी से तो निकलवाया होगा, ऐसे सोच लो, किसी से तो निकलवाया होगा ना इलेक्ट्रॉन, की भैया निकाल के हमको दे दो। तो क्लोरीन ने सोडियम से निकलवा लिया, आप ऐसे सोचो, बस समझ में कि नहीं है, ठीक है ना। क्लोरीन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, निकलवा लिया। तो सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसने करवाया, क्लोरीन ने। इसलिए हमने बोला कि क्लोरीन क्या है यहाँ, क्लोरीन क्या है यहाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है, क्योंकि ये किसी को क्या करा देगा, ऑक्सीडाइज, यानी किसी का इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद ले लेगा। खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा देगा। इसलिए क्योंकि इसका मेन काम क्या है यहाँ पे, क्लोरीन का ऑक्सीडाइज कराना किसी को, यानी कि किसी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा लेना। इसलिए यहाँ पर क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए हमने यहाँ नॉन मेटल के कॉलम में लिखा है कि दे एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर हमने मेटल्स के कॉलम में लिखा है दे एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कोई डाउट है? अब देखिए बच्चों, होता क्या है मैं आपको बताऊं। अब ये थर्ड वाला जरा पॉइंट आप लोग पढ़िए यहाँ पर, जो कि एक बड़ी कॉमन सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हम लोग मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड से, मेटल की रिएक्शन जब हम लोग डाइल्यूट एसिड से कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, मेटल का सॉल्ट मिलेगा और साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये तो सबने पढ़ा होगा ना। क्या आपने पढ़ा होगा कि भाई मेटल्स को अगर हमने डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराया तो आपको यहाँ मेटल का सॉल्ट मिलता है और साथ में क्या मिलता है, आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम आपको एक एग्जाम्पल दें, जैसे कि बच्चों मान लीजिए हमने लिया सोडियम मेटल लिया और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो क्या बनता था, याद करिए, सोडियम क्लोराइड बनता था, NaCl बनता था, और साथ में क्या निकलती थी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती थी। अब देखो बच्चों, ये तो ठीक है, रिएक्शन हमने लिख दी। तो हमने बोला क्या कि जो मेटल्स हैं उसने एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। चेक करो, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। नॉन मेटल ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अब देखो कर क्यों नहीं पाते हैं बच्चों नॉन मेटल ऐसा, एक्चुअल में असली कहानी क्या है। असली कहानी ये जरा ध्यान से चेक करिएगा बच्चों कि HCl ब्रेक होगा आपका किसमें, H+ और Cl- में। ध्यान से चेक करो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, पानी तो वहाँ मौजूद है, तो आपको दो तरीके के आयन मिलेंगे, H+ और Cl-, ठीक है। अब इस सोडियम को देखो बच्चों, ये सोडियम है भी एटॉमिक फॉर्म में, किसमें, एटॉमिक फॉर्म में। तो सोडियम क्या करेगा बताओ, सोडियम
एटॉमिक फॉर्म में, तो उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा ना, खुद दिमाग लगाओ। तो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहाँ से ये सोडियम, देखिए सोडियम आपको -1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या देगा बताइए, सोडियम का आयन देगा कि नहीं देगा, ये देखिए। और यही Na+ जाके किससे कनेक्ट हो जाता है, Cl- से, इसलिए आपको क्या मिलता है, NaCl मिल जाता है। लेकिन इस H+ हाइड्रोजन आयन का क्या आपको हाइड्रोजन के बारे में पता है बच्चों? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, ओनली 1, ठीक है ना। और 1 भी बेचारे का बाहर चला गया है कहीं ना कहीं, तभी तो क्या बन गया है, तभी तो H+ हाइड्रोजन आयन बन गया है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी सोचो जरा, जब वापस से इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाए, चेक करो, इस H+ को पहली बात तो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये वापस से क्या बनाएगा, हाइड्रोजन का एटम बनाएगा, और ऐसे 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके हाइड्रोजन का क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। बात समझ में कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सोडियम क्या करता होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना, खुद तो Na+ बन के Cl- से जुड़ के NaCl बना देता है सोडियम क्लोराइड, जो कि आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है ये, ठीक है ना। और साथ में ये जो H+ है, अब ये H+ क्या करता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकाला है, किसने निकाला है, सोडियम ने, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन का एटम बनाता है, और ऐसा 2 एटम मिलकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाता है। यहाँ क्या, यानी कि हम यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन के आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, अब सोडियम का एक ही एटम थोड़ी ना, बहुत सारे एटम है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, तो 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर बना देते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि सोडियम क्या था, यहाँ मेटल था, बोलो सोडियम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो भाई किया तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज, तभी तो बेचारे हाइड्रोजन आयन ने उसको गेन किया। अभी अभी हमने आपको बताया था कि मेटल्स क्या हैं बताइए, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स ना, यानी कि सामने वाले को क्या करा देंगे, रिड्यूस करा देंगे। किसको रिड्यूस कराया, चेक करो, H+ आयन को रिड्यूस करा दिया हाइड्रोजन में, चेक कर लो, H+ को इसने रिड्यूस करा दिया। रिड्यूस कराने का मतलब है H+ को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया जबरदस्ती, H+ को लेना पड़ा। बात समझ में कि नहीं है? तो मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, सामने वाला बेचारा ले लेता है। सामने वाला कौन, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन से क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। क्या नॉन मेटल ऐसा कर सकते हैं, क्या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बताओ, हाँ क्या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कभी नहीं। ध्यान से बच्चों चेक करिए, यहाँ पर हमने एक नॉन मेटल लिया हुआ है आपके सामने, देखिए मान लीजिए हमने क्लोरीन ले लिया, ठीक है। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Cl2 होता है, एक नॉन मेटल है, आपको पता है। अब क्लोरीन को हमने HCl में डाला, ठीक है ना, क्या कोई रिएक्शन होगी, खुद दिमाग लगाओ। क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नहीं, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, चेक करो, ठीक है ना। तो ये लूज कहाँ करेगा, जब ये लूज नहीं करेगा, तो जब आपको यहाँ से HCl से H+ और Cl- मिलेगा, तो हाइड्रोजन आयन कहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे H+ ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर H+ इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा बताइए, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो तो गेन करेगा, वो लूज नहीं करेगा। इसीलिए तो हमने लिखा था क्या, दे एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नॉन मेटल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, यानी कि किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं, बल्कि किसी से ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपकी नॉन मेटल की एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये अंदर की बात थी, मोटी मोटी बात आपको ऊपर से याद रखनी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, ओके। पॉइंट देखिए, मेटल रिएक्ट्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल्स डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या ना कर। अभी बहुत इजी बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए हमने एक मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, दैट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। कॉपर एक मेटल है, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट एक्वस यहाँ पे सॉल्यूशन लिया। आपको पता है ये किस कलर का होता है, ये आपका होता है ब्लू कलर का, याद है, ब्लू कलर का होता है। और इसमें जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं, जिंक के टुकड़े, तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट सॉल्यूशन उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आपको जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि कलरलेस होता है, ठीक है। और कॉपर यहाँ पे रेड ब्राउन कलर का अलग होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में। तो बस यही चीज़ है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होते होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ये बहुत इजी है। इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, वो नॉन मेटल्स किससे रिएक्ट करते हैं, सुन लो, मेटल किससे रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं, वो नॉन मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, नॉन मेटल का एक सॉल्ट सॉल्यूशन में यहाँ पे लेता हूँ, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पे नॉन मेटल कौन है बताइए, ब्रोमीन। अरे भाई ग्रुप नंबर 17 आपको पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो यहाँ हमने एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है किसका, ब्रोमीन का, चेक करो NaBr क्या है, सोडियम ब्रोमाइड एक्वस। तो यहाँ पर ब्रोमीन क्या है, लेस रिएक्टिव होता है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लेस रिएक्टिव है किससे, क्लोरीन से। तो अगर सॉल्ट सॉल्यूशन ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हमने क्लोरीन गैस लगा दी बच्चों यहाँ, ठीक है, क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराई, तो आप क्या देखोगे, क्लोरीन यहाँ से ब्रोमीन को ही डिस्प्लेस कर देता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है,
ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव नॉन मेटल देन ब्रोमीन। तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल क्लोरीन ने ब्रोमीन के सॉल्ट सॉल्यूशन में से ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, चेक करो। क्लोरीन ने यहाँ से ब्रोमीन को हटा दिया और क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। चेक करो, ब्रोमीन की जगह पर क्लोरीन खुद लग गया और यहाँ से ब्रोमीन गैस आपकी ब्रोमीन आपका एक्वस के फॉर्म में अलग हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी आपका क्या है, एक्वस है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना। इसको बैलेंस करना हो तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 क्लोरीन होंगे, इधर भी 2 क्लोरीन, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, ब्रोमीन तो 2 है ही। कोई डाउट है बताइए। स्टूडेंट 6 डिफरेंस आप लिख सकते हैं, मेटल्स फॉर्म्स आयनिक क्लोराइड, ओके। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा लीजिए, बहुत इजी। जैसे कि एक मेटल आपने लिया बच्चों सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइए तो आपको एक आयनिक कंपाउंड मिलेगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये तो बहुत फेमस है, आपको पता है। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो सोडियम क्लोराइड ये कैसा आपका आयनिक क्लोराइड बन गया, आयनिक क्लोराइड आपका ये तैयार हो गया, आयनिक क्लोराइड। लेकिन बच्चों ध्यान दें, ये जो आयनिक क्लोराइड होगा ये नॉन वोलाटाइल होगा, ठीक है ना, नॉन वोलाटाइल होगा और इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसका क्या मतलब है सर, इलेक्ट्रोलाइट होगा और नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब है बच्चों, अगर आप इसको रख दोगे ना तो इसका वेपर बन के नहीं उड़ेगा, बात समझो। नमक होता है ना, सोडियम क्लोराइड, चेक करो, टेबल सॉल्ट जो होता है उसको आप रख देते तो क्या उसका वेपर बन के उड़ जाता है, नहीं। लेकिन वहीं पे आप जो नेल पॉलिश छुड़ाने वाला थिनर आपने देखा होगा, ठीक है ना, या पेट्रोल आप देख लो, पेट्रोल या नेल पॉलिश छुड़ाने वाला जो थिनर होता है उसको रख दोगे तो उसके वेपर बन के उड़ जाते हैं, है ना। तो उसको हम बोलेंगे वोलाटाइल। मतलब जिस भी सब्सटेंस को आप ऐसा छोड़ दो उसके वेपर आराम से बन के उड़ जाए तो वो वोलाटाइल होगा। जिसके वेपर नहीं बन रहे, वो सॉलिड का सॉलिड के फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो वो आपका नॉन वोलाटाइल होगा। तो यहाँ पर बच्चों मेटल्स आयनिक क्लोराइड बनाते हैं, चेक करो। जैसे कि यहाँ पे मेटल कौन है, सोडियम, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है जिसका नेचर आयनिक है। आयनिक क्यों है आप लोग को सबको पता है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम पे प्लस आ जाता है, Cl पे माइनस आता है। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बनके तैयार हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बच्चों कि ये जो आयनिक क्लोराइड बनेंगे, मेटल के जो आयनिक क्लोराइड होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, मतलब जब आप इसको पानी में डालोगे ना बच्चों तो आपको फ्री आयंस मिलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ध्यान से चेक करो, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस मतलब पानी में आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। तो जब NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो आपको क्या देगा, चेक करो, फ्री आयंस देगा, सोडियम आयन और साथ में वहाँ पे क्लोराइड आयन, फ्री आयंस आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी में डालते हैं आपको फ्री आयंस मिलेंगे। जब फ्री आयंस मिलेंगे तो आपको पता है कि ये आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बस इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे सीधा जस्ट ऑपोजिट है कि नॉन मेटल्स के जो क्लोराइड्स होंगे वो कोवेलेंट के नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे, कोवेलेंट, मतलब वहाँ पर जब भी बॉन्डिंग होती होगी किसके बीच में, नॉन मेटल और क्लोरीन के बीच में जब बॉन्डिंग होती होगी बच्चों तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप लोग रिएक्शन लिख सकते हैं बच्चों, फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस का जो फॉर्मूला होता है P4, ठीक है। फॉस्फोरस का एटॉमिक फॉर्मूला होता है P, ओके, और इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो P4 होता है, ठीक। तो P4 की रिएक्शन आप लोग करा दीजिए क्लोरीन से। ये देखिए फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन तो लेना ही था, वो भी नॉन मेटल है हालांकि, बट क्लोरीन तो लेना था क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं क्लोराइड्स की। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर PCl3 बन के तैयार हो जाता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। PCl3 बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना हो तो आप लोग बैलेंस कर सकते हो। फॉस्फोरस इधर 4 है, इधर भी फॉस्फोरस 4 है, 4 3 जा कितने हो गए 12, तो यहाँ आपको 6 लगाना पड़ेगा, 6 2 12 क्लोरीन हो गए। तो ये जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना है इसका नेचर कैसा होगा बच्चों, ये होगा एक तो आपका कैसा, ये होगा एक तो कोवेलेंट क्लोराइड बना, कैसा, कोवेलेंट है ये, एक तो है कोवेलेंट आपका। कोवेलेंट का मतलब बताइए, कोवेलेंट का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में, ठीक है ना। तो वो सब शेयर करके हमें नहीं दिखाना है, वो क्लास 11 में हम लोग दिखाएंगे, PCl3 या कहीं पे हमने चैप्टर में पढ़ाया भी होगा, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है। और देखिए जरा नेक्स्ट है आपका इसका नेचर बच्चों वोलाटाइल होगा, ठीक है ना। कैसा नेचर होगा, वोलाटाइल। तो नॉन मेटल के जो क्लोराइड्स होते हैं वो कोवेलेंट नेचर और वोलाटाइल नेचर के होते हैं। यानी कि वोलाटाइल नेचर का मतलब क्या है, आप उसको रख दोगे तो उसका वेपर बन के धीरे धीरे उड़ने लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो 7th यहाँ पर डिफरेंस आप लिखोगे कि मेटल्स बच्चों जनरली आप देखोगे मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, आप जनरली देखोगे, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड ध्यान से चेक करो, जैसे हाइड्रोजन H+, ये देखिए चलो चेक करो, ठीक है। H+ इसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, तो H- अगर कहीं मिलेगा तो उसको हाइड्राइड आयन हम बोलते हैं। बहरहाल ये तो हमने आपको नाम बता दिया, लेकिन सुनो जरा, जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा तो हम बोलते हैं कि नॉन मेटल का हाइड्राइड बन गया। क्या बन गया, नॉन मेटल का हाइड्राइड बन गया। जैसे कि ध्यान से चेक करिए, पहले हम यहीं पे बात कर लेते हैं। हमने बोला कि ज़्यादातर मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कैसे क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। जैसे कि बच्चों जरा ध्यान से चेक करिए कि हमने लिखा भी हुआ है यहाँ
ओनली फ्यू मेटल्स कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म आयनिक मेटल हाइड्राइड। अभी आयनिक मेटल हाइड्राइड का एक एग्जांपल आइए हम आपको देते हैं बच्चों, पोटेशियम हाइड्राइड। चेक करो पोटेशियम हाइड्राइड, अगर आपको रिएक्शन पूरी लिखनी हो तो पोटेशियम को आपने रिएक्शन कराया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये देखिए पोटेशियम हाइड्राइड यहाँ पे आपको मिल गया। बैलेंस करना हो तो आप लोग बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा दोगे तो 2 पोटेशियम 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 लगा दोगे, ठीक है ना। अब ये बना कैसे, तो बच्चों ध्यान से करो, पोटेशियम हाइड्राइड कैसे बना होगा, खुद दिमाग लगाओ। के पे होता है +1, ग्रुप नंबर 1 में आता है ना, जैसे Na पे +1 होता है, सोडियम पे +1, ऐसे पोटेशियम पे +1 होता है, तो K पे +1 और H पे होता है -। अभी हमने आपको बताया हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा हाइड्रोजन के एटम से तो हाइड्रोजन आयन बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो हाइड्राइड आयन बनेगा। ये कौन सा आपका आयन बताइए, हाइड्राइड आयन, ठीक है। और ये कौन सा आपका, ये है हाइड्रोजन आयन है, करेक्ट। तो यही काम यहाँ पर हुआ होगा, पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, हाइड्रोजन ने लिया होगा, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे नेगेटिव, ये हो गया हाइड्राइड, ये हो गया आपका पोटेशियम आयन, दोनों मिल जाएंगे जिसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्राइड। अब ध्यान से चेक करो, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, कैटायन एनायन। जब पास पास आएंगे जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्डिंग। तो चेक करो, वैसे तो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्राइड, जिसका नेचर कैसा होता है, आयनिक नेचर होता है। तो यही चीज हमने लिखी, ओनली फ्यू मेटल्स कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म आयनिक मेटल हाइड्राइड्स। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉन मेटल्स में कि नॉन मेटल जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, ध्यान से सुन लीजिए, स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। अब स्टेबल शब्द का हमने यूज इसलिए किया क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनिए, हमने देखा है बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्ट तो करते हैं और मेटल का हाइड्राइड भी बनाते हैं, लेकिन वो हाइड्राइड स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो हाइड्राइड स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल्स के हाइड्राइड्स आपको स्टेबल मिलेंगे, जैसे कि बच्चों अमोनिया इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है। चेक करो, जब हम नाइट्रोजन को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, आयरन यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर NH3 बनता है, ये अमोनिया देखिए बनता है। तो ये अमोनिया का नेचर कैसा है, ये कोवेलेंट है। कैसा नेचर है, ये कोवेलेंट है, ठीक है। कोवेलेंट मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, और वो कैसे हुई होगी, कुछ इस तरीके से हुई होगी। ध्यान से चेक कर लीजिए, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5, यानी कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये सबको पता है। तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी नीचे भी हम, ये तो आपका नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हाइड्रोजन का देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ने शेयरिंग कर ली, यहाँ पे हाइड्रोजन ने शेयरिंग कर ली, यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लीट कंप्लीट हो गया, और नाइट्रोजन ने, चेक करो जरा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 थे, 6 7 8, तो 3 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करेगा, वो हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो कहीं ना कहीं जो अमोनिया होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसलिए हमने लिखा है स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 नाइट्रोजन 2 3 6, तो यहाँ आपको 3 लगाना पड़ेगा इस तरीके से। बाकी आप हाइड्रोजन सल्फाइड का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें, जैसे कि देखिए जरा, सल्फर क्या आपका एक नॉन मेटल है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस के साथ, सल्फर क्या है नॉन मेटल, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा H2S, तो हम बोलेंगे सल्फर का हाइड्राइड बन गया, जिसका नेचर कैसा होगा, कोवेलेंट होगा, स्टेबल होगा। इसकी स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल होती है, इसकी बहुत खराब स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका बन गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एग्जांपल कुछ भी दे सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।